हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग अपने ड्रामा की फीमेल लीड जियान को देखते हैं, जो कि यान के पास जाती है और वो यान को कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक बात करने के लिए आई हूँ। तभी सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है और जियान को दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग पूल में होती है और वो ड्रंक होती है। तभी वहाँ पर यान उसको उठाता है और वो उसको कहता है कि तुम मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड हो और मैं तुम्हारी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम यहाँ से उठकर अपने घर चली जाओ। फिर उसके बाद जब यान यहाँ से जाता है तो जियांग को याद आता है कि उसके बेटे ने उसके साथ क्या किया था और वो सोचती है कि वो बर्थडे पार्टी पर गई हुई थी और वो एक केक लेकर आ रहा था। जियांग को लगता है कि वो केक उसके लिए था, लेकिन फू उसके साइड से गुजरकर चला जाता है और वो अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के पास जाता है। ये सब कुछ देखकर जियांग को बहुत ही गुस्सा आता है। वो फू के पास तो जाती है लेकिन तभी उससे वहाँ पर ड्रिंक गिर जाती है। तो सब लोग उससे कहते हैं कि तुमने इस पार्टी में मैस मचा दिया है, तो इसीलिए अब तुम इसके लिए अपोलोजाइज करोगी और अपोलोजाइज के चक्कर में उसको पूरी बॉटल ड्रिंक की पिलाई जाती है। फिर उसके बाद जियांग उसी स्विमिंग पूल में होती है और वो वहाँ से निकल रही थी, तभी उसका पैर स्लिप होता है और वो अंदर गिर जाती है। तो उसको सब कुछ याद आता है कि फू ने उसके साथ बहुत ही बुरा किया था और उसकी मॉम भी उससे बिल्कुल लव नहीं करती थी। उसके अलावा स्कूल में भी हर कोई उसको बुली करता रहता था। ये सब कुछ सोचकर जियांग अपने आप से ये वादा करती है कि अब वो फू को दिखाएगी कि वो असल में क्या चीज है, ताकि फू को उसको खो देने पर रिग्रेट फील हो सके और उसको पता चल सके कि जियांग कौन थी। फिर उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जियांग कहती है कि कल रात मैंने तुम्हारा ब्रेसलेट तोड़ दिया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए न्यू ब्रेसलेट बना कर ले आती हूँ। तो वो सारे बीड्स जमा करके मैंने तुम्हारे लिए ये न्यू ब्रेसलेट बनाया है। ये देखकर यान कहता है कि ये ब्रेसलेट मुझे नहीं चाहिए, तुम ये लो और यहाँ से चली जाओ। तो जियांग कहती है कि ठीक है, जैसे तुम कहते हो मैं वैसा ही करती हूँ। फिर उसके बाद जब वो वहाँ से जाती है तो असिस्टेंट यान को आकर बताता है कि मास्टर ने आपके बारे में ये प्रेडिक्ट किया है कि आप किसी ऐसी लड़की से शादी करेंगे जिसका लोटस बर्थ मार्क होगा। यान कहता है कि वो लड़की तो मुझे मिल चुकी है, लेकिन जियांग बहुत ही ज्यादा बोल्ड है और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उससे शादी कर पाऊंगा। असिस्टेंट कहता है लेकिन मास्टर ये बात कर चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि आपको उससे लव हो जाएगा। यान फिर भी उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि मैं कभी भी उस लड़की से लव तो कर ही नहीं सकता हूँ। और फिर दूसरी तरफ जब जियांग वहाँ से जा रही होती है तो सामने से ही फू और जाओ भी आ जाते हैं। जियांग कहती है कि तुम दोनों एक बहुत ही परफेक्ट मैच हो। ये देखकर फू फौरन से जाओ का हाथ छोड़ता है और वो कहता है कि जियांग कल तुमने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, उसके बाद तुम कहाँ पर चली गई थी। तो जियांग कहती है कि कल मैं किसी और के साथ थी और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो देखो ये उसी ने मुझे दिया है। ये देखकर फू बहुत ही हैरान होता है। वो कहता है कि मेरे डैड के साथ तुम क्या कर रही थी और तुम्हें पता है कि मेरे डैड एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम उनको सिड्यूस कर पाओगी कभी भी। तभी जाओ भी फिर जियांग के बारे में बुरा भला बोलने लगती है तो जियांग उसको थप्पड़ मार देती है और फिर उसके बाद वो फू को भी थप्पड़ मारती है और कहती है कि दोबारा कभी भी तुम लोग मेरे रास्ते में मत आना। और जहाँ तक तुम्हारे डैड की बात है तो वो तुम्हारे अडॉप्टेड डैड हैं, वो तुम्हारे बियोलॉजिकल फादर नहीं है और अब मुझे तुमसे कोई भी रिलेशन नहीं रखना। अब मेरी लाइफ का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस होगा कि मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी और बहुत सारा पैसा कमाऊंगी। फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो वो कहता है कि इसको अचानक से क्या हो गया है। जाओ कहती है तुम फिक्र मत करो, मुझे लगता है कि इसके पास बहुत बड़ी पावर आ चुकी है, शायद इसको कोई सपोर्ट कर रहा है, वरना वो इतनी ज्यादा एरोगेंट कभी भी ना होती। और फिर दूसरी तरफ फू और यान साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी यान कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बर्थडे पार्टी कैसी गई है और तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड आई हुई थी उसके साथ तुम्हारा अब क्या रिलेशन है। तो फू बताता है कि हमारी बर्थडे पार्टी तो बहुत ही अच्छी गई है और मुझे पता है कि आप जियांग की बात कर रहे होंगे, तो मैंने उसको फोर्सफुली अपनी गर्लफ्रेंड बनाया हुआ है, वरना मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छी हेयरिस लेकर आऊंगा ताकि मैं आपका एहसान पूरा कर सकूं। तो फिर यान कहता है कि तुम्हें मेरा एहसान पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे बियोलॉजिकल सन तो नहीं हो लेकिन तुम मेरे बियोलॉजिकल सन की तरह ही हो और दोबारा किसी लड़की की लाइफ खराब करने से पहले 1000 बार सोच लेना। फिर उसके बाद यान गुस्से से वहाँ से चला जाता है और इधर जियांग सो को सारी बात बता चुकी होती है। सो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। जियांग कहती है कि तुम खुश हो रही हो, मुझे तो लगा था कि तुम मेरे ऊपर गुस्सा करोगी। सू कहती है कि मैं क्यों तुम पर गुस्सा करूंगी, बल्कि मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुमने फू को मजा चखाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका सोचा है। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैं हर चीज में तुम्हारा साथ दूंगी। तो जियांग ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो कहती है कि अब मैंने सोचा है कि मैं यान की कंपनी में भी काम करूंगी ताकि वो मुझे हर वक्त देखता रहे। और अगले सीन में जियांग फिर यान की कंपनी में गई भी होती है और वो एक फाइल उठाने की कोशिश कर रही थी। यान भी वहाँ पर आकर उसको देख रहा होता है। तभी एक फाइल जियांग के ऊपर गिरने वाली होती है तो यान भाग के वो फाइल को पकड़ लेता है और फिर वो जियांग से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश मत करो क्योंकि इस सब में तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होगा। जियांग कहती है कि मैं आपकी सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ और मैं यहाँ पर अपना काम करने के लिए आई हुई हूँ,
मुझे आपके यहाँ पर होने या फिर ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। तो असिस्टेंट कहता है कि आपने कहा था कि वो लड़की आपके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन आज जब मैंने ये सब कुछ देख लिया तो मुझे लगता है कि वो तो आपको ऐसे इग्नोर कर रही है जैसे आप इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये देखकर यान भी कुछ सोचने लगता है और दूसरी तरफ जियांग के सामने फू आ जाता है। फू उसको कहता है कि तुम तो एक मामूली सी एम्प्लॉय हो, तुम जानती हो ना कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी रिजाइन देना पड़ सकता है और मैं अभी के अभी एचआर डिपार्टमेंट से भी बात कर सकता हूँ। तो इसलिए कल जो कुछ तुमने मेरे और जाओ के साथ किया था तुम हमसे माफी मांग लो। तो जियांग कहती है कि नहीं, मैं कभी भी माफी नहीं मांगूंगी। और फिर इतने में वहाँ पर जाओ भी आ जाती है। जाओ कहती है कि तुम्हें अब माफी मांग लेनी चाहिए वरना फू तुम्हें यहाँ से फायर कर देगा। लेकिन इतने में वहाँ पर यान आता है और यान कहता है कि यहाँ पर मेरी मर्जी के बगैर कोई किसी को फायर नहीं कर सकता। फिर उसके बाद वो जियांग के लिए लड़ता है और वो फू को कहता है कि अगर तुम अपना काम सही से नहीं कर सकते तो तुम एक काम करो कि तुम रिजाइन कर दो। मैं तुम्हारी सीट पर किसी बहुत ही अच्छे और कैपेबल इंसान को ले आऊंगा, क्योंकि जिस तरह तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारी फाइल्स पकड़ी हुई हैं, इस तरह हमारी कंपनी का डाटा बहुत ही आसानी से लीक हो सकता है और फिर उसके बाद तुम मुझे किसी बात पर ब्लेम मत करना। तो वो फौरन से वो फाइल अपने हाथ में ले लेता है और फिर वो जाओ के साथ वहाँ से बाहर निकल जाता है। ये सब कुछ देखकर जियांग स्माइल कर रही होती है। यान कहता है कि अब तुम किस बात पर स्माइल कर रही हो? आज जो काम मैंने तुमसे करने के लिए बोला है, अगर वो काम तुमने सही से ना किया तो मैं तुम्हें भी फायर कर दूंगा। ये कह के वो तो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जियांग अपने दिल में कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हो, लेकिन साथ ही तुम बहुत ही स्टबर्न हो। कोई बात नहीं, आज का काम मैं बहुत ही अच्छे से करूंगी। और फिर दूसरी तरफ मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर रही होती है, लेकिन फू बार बार उससे बहुत ही अजीब अजीब से क्वेश्चंस किए जा रहा था। तो जियांग फिर उसको डांट देती है। तभी यान कहता है कि माफी मांगो। फू कहता है कि देखा, मेरे डैड कह रहे हैं कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तभी यान कहता है कि मैंने फू तुमसे बोला है कि तुम उससे माफी मांगो। तुम हमारी किसी भी एम्प्लॉय के साथ इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हो और अब तुम माफी मांग रहे हो कि नहीं? तो फिर फू को जियांग से माफी मांगनी ही पड़ जाती है। थोड़ी देर के बाद जब मीटिंग खत्म होती है और सब लोग बाहर निकलते हैं तो जियांग के सामने यान आता है और वो उससे कहता है कि आज जो कुछ भी मीटिंग में हुआ वो सब कुछ क्या था। जियांग कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपको ये भी लग रहा होगा कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने बहुत ही अजीब सी चीजें एक्सपीरियंस की हैं और मैं अब जानती हूँ कि किस इंसान को किस तरीके से डील किया जाता है और अब मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीने आई हूँ। मुझे किसी और के क्या सोचने या क्या ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप कि आप मेरी बात समझ चुके होंगे। ये कह के वो वहाँ से बाहर निकल जाती है और तभी यान को अपना पास सीन याद आता है जब वो अपने घर में खड़ा हुआ अपनी मॉम को ढूंढ रहा था और तभी वो अपने दिल में कहता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं इस तरह की कोई सा काम करूंगा कि हर बैड इंसान को उसके बैड डीड्स की पनिशमेंट मिलेगी, और वो अपने आप से ये प्रॉमिस कर चुका होता है। देन नेक्स्ट सीन में यान असिस्टेंट के साथ गार्डनिंग कर रहा होता है और उधर जब जियांग कंपनी में अपना काम कर रही थी तो उसके पास भी एक छोटा सा प्लांट पहुंच जाता है। जियांग उस प्लांट को देखकर स्माइल करती है और वो असिस्टेंट को थैंक्स करती है। उसको समझ में आ चुका था कि ये प्लांट उसको यान ने भेजा है। फिर उसके बाद थोड़ी देर में उसके पास उसका मॉम का मैसेज आता है। मॉम उसको कहती है कि तुमने जाओ को दोबारा से बुली किया है, तुम अभी के अभी घर आओ, तुम्हारे डैड तुम्हें बुला रहे हैं। जियांग कहती है लो एक और तमाशा शुरू हो गया। फिर उसके बाद जब वो घर जाती है तो मॉम कहती है कि तुम मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती हो? ठीक है, ये तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है, लेकिन फिर भी ये तुम्हारी सिस्टर तो है ना, तुम उसके साथ इस तरह नहीं कर सकती। तो जियांग कहती है कि इसने जो मेरे साथ किया है वो सब कुछ क्या था? वैसे भी आप सब लोगों को मेरी बैड डीड्स तो नजर आती हैं, लेकिन अपनी बेटियों की नजर नहीं आती। तभी डैड को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि ये तुम अपनी मॉम से कैसे बात कर रही हो? जियांग कहती है कि मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मेरी मॉम नहीं है, मेरी मॉम की डेथ हो चुकी थी और मैं किसी और औरत को अपनी मॉम नहीं मान सकती। तभी डैड गुस्से से खड़े हो जाते हैं और यूँ कहती है कि डैड वैसे भी आप लोग मिस्टर एन की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि हम जियांग को मिस्टर एन के साथ ब्लाइंड डेट पर भेज देते हैं और इसके बदले मिस्टर एन वैसे भी हमें बहुत सारे पैसे देने वाले थे। ये सुनकर डैड भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अब तुम तैयार है ना, हम तुम्हें मिस्टर एन के साथ भेजेंगे। जियांग कहती है कि ठीक है, मैं उसके पास चली जाऊंगी, लेकिन आप लोग मुझे 5 मिलियन दे दें। पहले तो डैड को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन फिर यूँ कहती है कि डैड अगर आप इसको 5 मिलियन दे दें तो आपके पास 500 मिलियन आएंगे। आप सोच लें कि आपने ये काम करना है या फिर नहीं। तो डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ और तुम भी रेडी रहना, यूँ तुम्हें मिस्टर एन के पास छोड़ आएगी। फिर उसके बाद जब वो दोनों एक होटल में जाती हैं तो उसको सामने ही यान मिल जाता है। तो जियांग एन को कहती है कि आज मैं किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाली हूँ और मुझे देर हो रही है, तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। जियांग के जाने के बाद फिर सू कहती है कि यान तुमने उसको रोका क्यों नहीं था? यान कहता है कि मैं उसको कभी भी नहीं रोकूंगा
और उधर जब जियांग मिस्टर यान के पास पहुंचती है तो मिस्टर यान के साथ उसको सेड्यूस करने की कोशिश करने लगता है। इतने में जियांग फौरन से सू को मैसेजेस कर देती है और वहाँ से यान और सू भागते हुए उसके पास आ रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर जियांग मिस्टर यान को इलेक्ट्रिक शॉक लगा चुकी होती है और फिर वो कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर ऐसे ही आ जाऊंगी, मैंने कोई तैयारी नहीं की होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इतने में वहाँ पर यान पहुंच जाता है और जियांग उसको कहती है कि मैं ड्रग्ड हूँ और मैं अनकॉन्शियस फील कर रही हूँ। तो यान कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर उसके बाद वो उसको उठाकर स्विमिंग पूल में डाल देता है और कहता है कि इस तरह तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाएगी। लेकिन फिर जियांग कोई रिस्पॉन्स नहीं करती तो वो फौरन से स्विमिंग पूल में कूदकर उसको बचा कर लाता है और बाहर निकलने के बाद वो अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। तभी असिस्टेंट कहता है कि मुझे लगता है कि आपको इसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देनी ही पड़ेगी। तभी यान उसके क्लोज होने लगता है और जियांग फौरन से आंखें खोलकर उसको किस कर देती है। ये सब कुछ देखकर तो यान बहुत ही शॉक था। फिर उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, अब तुम वैसे भी होश में तो आ चुकी हो ना, तो अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, मुझे जाना होगा। फिर वो असिस्टेंट को कह देता है कि इसके खाने पीने का ख्याल रखना, इसको सर्दी ना लगे। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है और दूसरी तरफ जब जियांग चेंज करके घर जा रही होती है तभी वो वहाँ पर जाओ और फू की वीडियो भी देख लेती है। तो वो कहती है कि ठीक है, अब मुझे अपनी फैमिली जाना होगा और सबको ये बात बतानी होगी कि जाओ फैमिली असल में कैसी है। देन वो घर वापस जाती है तो यू उससे कहती है कि तुमने उस आदमी से 5 मिलियन लिए थे तो कम से कम तुम्हें थोड़ा और रुकना चाहिए था उसके पास। ये सुनकर जियांग उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है कि आप लोगों को बहुत गुरूर है ना कि आप लोगों के ट्रेडिशंस बहुत ही ज्यादा हाई हैं और आप लोगों की फैमिली बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो फिर आप सब लोग ये देखें कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वो वही वीडियो सबको दिखाती है। यू कहती है कि ये वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आई। तभी सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है और जियांग ने मिस्टर यान को बुली किया हुआ था। वो उसको कहती है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे और यू के दरमियान में क्या रिलेशन है और क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। तो मिस्टर यान कहता है कि हाँ, मेरे पास एक वीडियो है। फिर वो फौरन से वो वीडियो जियांग को दिखाता है एंड देन प्रेजेंट सीन में जियांग कहती है कि अगर यही वीडियो लीक हो जाए तो आप लोगों की जाओ फैमिली की क्या इज्जत रह जाएगी। यहाँ पर आप लोग मुझे रियून करना चाहते थे ना, तो कितनी अच्छी बात होगी कि अगर मैं आप लोगों की फैमिली की रिस्पेक्ट को ही रियून कर दूं। तो डैड कहते हैं कि बस बहुत हो गया, हम तुम मुझे ये बताओ कि अब तुम हमसे क्या चाहती हो। जियांग कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, अब आप लोग मुझे कभी भी हिरास करने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही आप लोग मुझे अप्रोच करेंगे और साथ में मुझे 10 मिलियन भी चाहिए। डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं तैयार हूँ ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन उसके बाद तुम वीडियो डिलीट कर दोगी। यू कहती है कि प्लीज डैड, आप इसके साथ ऐसा मत करें, ये मुझे पता है कि सिर्फ पैसे लेने के लिए यहाँ पर आई है। तभी डैड यू को थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली की रेपुटेशन अब खराब हो जाएगी। तभी जियांग कहती है कि डैड, ये कितनी अच्छी बात है ना कि आपको अपनी डॉटर्स को छोड़कर अपनी फैमिली की रेपुटेशन की ज्यादा फिक्र है। खैर, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और दोबारा आप लोग मुझे हार्म करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना अगली दफा मैं पैसे तो बिल्कुल नहीं लूंगी और अब मुझे आप लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कह के वो वहाँ से बाहर निकल जाती है और फिर उसके बाद वो जियांग जब बाहर निकलती है तो वो सू को कॉल करके कहती है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तो चलो आज पार्टी करने के लिए चलते हैं। और अगले सीन में वो दोनों बार में बैठी हुई होती है और उनके सामने बहुत सारे मेल मॉडल्स खड़े हुए थे। तभी जियांग एक मेल मॉडल को अपने साथ बिठा लेती है और उसके साथ पिक्चर्स क्लिक करके वो पोस्ट कर देती है ताकि यान उन पिक्चर्स को देख सके। और उधर ही यान की सिस्टर उसको कॉल करके कहती है कि ये तो बहुत ही बुरी बात है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जियांग कुछ और लोगों के साथ है और वो बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो। तो यान कहता है कि मुझे उसके कहीं और होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कह के वो कॉल कट कर देता है, लेकिन उसके बाद वो जियांग को बहुत सारा काम भेज देता है। इतना सारा काम देखकर सू हैरान होती है और वो कहती है कि ये तो तुम कल तक कभी भी नहीं कर पाओगी। तो जियांग कहती है कि मिस्टर यान, आप मुझे एक्स्ट्रा काम करने के और ओवर टाइम काम करने के चार्जेस नहीं पे करते। तो यान उसी वक्त उसको वो चार्जेस भी पे कर देता है और कुछ ही देर में वहाँ पर असिस्टेंट भी आ जाता है और वो कहता है कि मिस्टर यान ने मुझे यहाँ पर भेजा है, बाहर बारिश हो रही है और उन्होंने कहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि आपने आज ओवर टाइम काम करना है। ये देखकर सू बहुत ही खुश हो जाती है और फिर जियांग भी हंस के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जब जियांग यान के घर पर जाती है तो वो यान से कहती है कि वैसे क्या आप हर एम्प्लॉय को इस तरह अपने घर बुलाकर काम देते हैं। तो यान कहता है कि ये मेरा काम है कि मैं किसी को अपने घर पर बुलाऊं या फिर अपनी कंपनी में बुलाऊं। खैर, तुम्हें यहाँ पर आज बहुत सारा काम करना है। और फिर उसके बाद वो सब लोग काम करना शुरू कर देते हैं और यान ये सोच रहा होता है कि 2 घंटे गुजर चुके हैं और जियांग ने मेरे साथ कोई भी अजीब बात नहीं की। उसके बाद जियांग कहती है कि तुम देखो, इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ मिस्टेक्स आ रही हैं, मुझे इनको कैसे सॉल्व करना होगा। तो फिर यान जाकर उसकी हेल्प करता है। फिर उसके बाद वो उससे कहता है कि बस आज का काम इतना काफी है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए तुम्हें यहीं पर ही रुक जाना चाहिए, जाओ और अपने रूम में जाकर सो जाओ।
फिर उसके बाद जियांग चुप करके वहाँ से चली जाती है और उधर जब यान सो रहा होता है तो जियांग उसके पास जाती है और वो उससे कहती है कि इस शोर से मुझे बहुत ही डर लगता है और मैं वहाँ रूम में अकेली नहीं सो सकती। तभी यान भी उसको अपने क्लोज करता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। ये सब कुछ सिर्फ यान का नाइटमेयर था। फिर उसके बाद वो शावर लेकर बाहर आता है और अपना काम करने लगता है। इतने में जियांग भी वहाँ पर पानी लेकर जा रही होती है तो वो फिर यान को काम करते हुए देखती है। वो उसके पास जाती है और उससे कहती है कि वैसे तुम्हारी कैलीग्राफी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और तुम इतना लेट नाइट तक भी काम करते हो, मैं ये बात सोच भी नहीं सकती थी। तभी यान कहता है कि तुम मुझे छोड़ो और यहाँ से चली जाओ और जाकर सो जाओ, उसके बाद मुझे मत कहना कि मेरी वजह से तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। तो जियांग उसको ओके करके वहाँ से चली जाती है और उधर क्लब में फू यही बात सोच रहा होता है कि जियांग ने मुझे दोबारा से मैसेज क्यों नहीं किया होगा। अब तो काफी टाइम गुजर चुका है और मुझे लगा था कि उसका गुस्सा अब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका अभी तक मैसेज नहीं आया। इस बात का क्या मतलब होगा। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि ये देखो, जियांग ने पोस्ट की हुई है, वो किसी और मेल मॉडल के साथ है, क्या वो तुम्हें छोड़कर चली गई है। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो मैसेज करता है जियांग को, लेकिन वो तो उसको ब्लॉक कर चुकी थी। ये सब कुछ देखकर फू को बहुत ही गुस्सा आता है। इतने में जाओ भी उसके पास आकर बैठती है तो वो भी जाओ के ऊपर गुस्सा निकाल के वहाँ से बाहर निकल जाता है और जाओ को सब कुछ देखकर बहुत ही बुरा लगता है। वो कहती है कि जियांग, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फू तुम्हारी वजह से मुझसे बात नहीं कर रहा, देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। और दूसरी तरफ जियांग एक मेड के साथ खड़ी होती है। मेड उसको कपड़े देती है और कहती है कि मिस्टर यान ने आपके लिए यही सूट पसंद किया था और वो चाहते हैं कि आप यही कपड़े पहने। तो फिर जियांग उसको ओके कर देती है। इतने में वहाँ पर यान भी आ जाता है तो जियांग कहती है कि तुमने मेरे लिए बहुत ही प्यारा सूट सिलेक्ट किया है, वैसे तुम्हारी चॉइस बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए जा सकती हूँ। तो यान कहता है कि पहले तुम अपना सारा काम खत्म कर लो, उसके बाद चली जाना, लेकिन जब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं होता तुम कहीं पर भी नहीं जा सकती। लेकिन अगर तुम बिल्कुल थोड़ी देर के लिए जाना चाहो तो तुम मेरे साथ जाना। फिर उसके बाद जियांग यान के साथ कार में बैठी हुई होती है और कुछ ही देर में वहाँ पर फू भी आ जाता है। वो विंडो नॉक करता है। तभी जियांग कहती है कि विंडो मत खोलना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और तुम्हारे सन के दरमियान का रिलेशन खराब हो जाए। मुझे यहाँ पर देख कर हो सकता है उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो इसीलिए यान थोड़ी सी विंडो खोलता है और फू से बात करने के बाद विंडो फौरन से बंद कर देता है। देन वो जियांग को उसके पॉइंट पर छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। जियांग कहती है कि ठीक है, मैं जानती हूँ कि मुझे इसी तरह ही काम करना पड़ेगा, लेकिन यान मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, वो टाइम अब दूर नहीं है जब मैं तुम्हें विन कर लूंगी और उसके बाद मैं तुमसे वो सब कुछ करवाऊंगी जो कि मैं चाहती हूँ। और फिर उसके बाद जियांग अपनी फ्रेंड सू के पास जाती है और जियांग सू को सब कुछ बताती है जो कुछ भी यान और उसके दरमियान में रात को हुआ था। तभी सू कहती है कि तुम्हारी लाइफ तो बहुत ही अच्छी चल रही है, तुम जानती हो कि मैंने आज भी जो डिजाइन्स बनाए थे मेरे क्लाइंट ने उन डिजाइन्स को रिजेक्ट कर दिया है। मेरे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं, मेरे पास खाना खरीदने के भी पैसे नहीं है अब। तभी जियांग कहती है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, तुम एक काम करो, तुम अपनी एक कंपनी खोल लो और वहाँ पर तुम डिजाइनिंग करना, इस तरह तुम्हें भी हर चीज का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो सू कहती है कि क्या तुम सच कह रही हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि मैं कैसे खोलूंगी अपनी कंपनी, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। जियांग कहती है कि नहीं, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन कोई एक और है जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकता है। और उधर यान के पास जियांग का मैसेज आता है। वो उससे कहती है कि क्या मैं आज तुमसे मिलने के लिए आ सकती हूँ, मुझे तुमसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। तभी यान असिस्टेंट को बुलाकर कहता है कि आज की मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, आज मैं कोई भी काम नहीं करूँगा। और फिर कुछ देर बाद यान के सामने जियांग बैठी हुई होती है। जियांग सबसे पहले यान को एक ड्रेस गिफ्ट करती है। यान जब उस ड्रेस के साइज को चेक करता है तो वो कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरे साइज के हैं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी साइज क्या है। तो फिर जियांग कहती है कि अब मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ और तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ जानना तो मेरा हक है ना। फिर जियांग उसको अपने बिजनेस के बारे में बताती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पार्टनर बनो और तुम हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करो। फिर जियांग उसको अपना सारा प्लान भी बताती है और साथ ही अपने डिजाइन ड्राफ्ट्स भी दिखाती है। ये सब कुछ देखकर यान कहता है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं एक बिजनेसमैन हूँ और जब तक मैं यहाँ पर अपना फायदा नहीं रखूंगा मैं तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं कर सकता। जियांग कहती है तुम लोग उसकी फिक्र मत करो, अगर हमारा बिजनेस आइडिया फ्लॉप भी हो गया तो मैं तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी। तो यान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ। फिर उसके बाद जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो वहाँ से जियांग फैमिली भी आ रही होती है। तभी डैड कहते हैं कि यान, क्या आप मेरी बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से ये हमारे साथ इतना लड़कर गई है। यान कहता है कि ये मेरी असिस्टेंट है और आप लोगों के दरमियान क्या हुआ है मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये सब कुछ सुनकर डैड बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर मॉम जियांग के साथ अच्छे से बिहेव करने लगती हैं। वो कहती हैं कि देखो, मैं तो तुम्हारी मॉम हूँ ना, तुम और यान मिलकर क्या हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो, इस तरह हम दोनों फैमिलीज को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा।
तभी जियांग कहती है कि मैं आपकी बायोलॉजिकल चाइल्ड बिल्कुल भी नहीं हूँ और मॉम अपने बच्चों को इस तरह अबैंडन नहीं करती होती हैं। फिर उसके बाद यान भी डैड को कहता है कि आप लोगों को जियांग के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती और आपको जाओ को भी कुछ समझा लेना चाहिए था, तो ये आज आप लोगों के साथ होती। आप लोगों ने खुद अपने हाथों से अपनी फैमिली को स्कैटर कर दिया है और अब आप लोग यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए आए हैं, वो भी सिर्फ इस वजह से कि मैं आप लोगों के साथ पार्टनरशिप कर लूँ। मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। फिर उसके बाद वो जियांग का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ वहाँ से ले जाता है। देन जब वो दोनों कार में आकर बैठते हैं तो यान जियांग को कहता है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें इसी वजह से छोड़ दिया है क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि तुम कितनी ज़्यादा टैलेंटेड हो। वो सब लोग ब्लाइंड थे जो कि तुम्हें देख ही नहीं पाए, लेकिन मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को देख सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर कितना जज्बा है और तुम कितने अच्छे तरीके से अपने काम को कर सकती हो। तभी जियांग कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरूंगी। देन वो घर वापस आती है और वो सू को भी सब कुछ बताती है कि फाइनली यान मान चुका है और वो हमारे साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है। देन वो दोनों बहुत सी बातें करती हैं और उसके बाद जियांग को मैसेज आता है कि उन लोगों को जल्द ही निकलना होगा। तो फिर दूसरी तरफ जियांग बहुत ही अच्छे से तैयार होकर वहाँ से जा रही होती है। तभी फू उसको कहता है कि ठीक है, लाओ तुम्हारा सामान मैं पकड़ लेता हूँ। जियांग कहती है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इतने में वहाँ पर जाओ भी आ जाती है और वो कहती है कि जियांग तुम कहाँ पर जा रही हो? तुम जानती हो कि मैं भी तुम लोगों के साथ ही जा रही हूँ, तो चलो एक साथ चलते हैं। तभी जियांग कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो? तुम लोगों के साथ जाने से अच्छा है कि मैं जाऊँ ही नहीं, क्योंकि मैं वेकेशंस पर जा रही हूँ एंजॉय करने के लिए और तुम लोगों के साथ तो मैं बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। इतने में वहाँ पर यान भी पहुँच जाता है और ये सब कुछ देखकर यान की सिस्टर भी स्माइल करती है। फिर उसके बाद जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो यान की सिस्टर जियांग को एक कार्ड देती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारा यही रूम होगा और तुमने इसी रूम में जाना है। अगले सीन में जब जियांग एक रूम में जाती है तो पीछे से यान भी आ जाता है और यान उसको कहता है कि तुम इस रूम में क्या कर रही हो, ये तो मेरा रूम है। जियांग कहती है मुझे लगता है कि उस लड़की ने मुझे एक चांस दिया है और मैं अब इस चांस को ज़ाया नहीं कर सकती। तो फिर वो यान से कहती है कि अब मैं इसी रूम में ही रहूंगी क्योंकि इस होटल में कोई और रूम नहीं बचा है। मैं यहाँ पर कहीं पे भी सो जाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जा सकती और अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ रुक सकते हो। ये बात सुनकर यान कोई भी रिप्लाई नहीं करता। जियांग कहती है अच्छा, यानी इसका ये मतलब हुआ कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? तो ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ, मैं कहीं और सो जाऊंगी। फिर जब वो वहाँ से जाने लगती है तो यान कहता है कि ठीक है मत जाओ, लेकिन तुम यहीं पर रुक सकती हो। ये सब कुछ सुनकर जियांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसके बाद वो यान से कहती है लेकिन इस रूम में तो सिर्फ एक ही बेड है ना, तो फिर तुम कहाँ पर सोगे? यान कहता है कि मैं बेड पर सोऊंगा और तुम सोफे पर सोगी। जियांग कहती है कि क्या मैं सोफे पर सोऊंगी? लेकिन मुझे तो स्लीप वॉकिंग भी होती है, अगर कुछ हो गया तो फिर तुम मुझे ब्लेम मत करना इस सब के लिए। यान कहता है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सोफे से बांध दूंगा, उसके बाद तुम कहीं पर भी नहीं हिल सकोगी। अगर तुम्हें इस रूम में रहना है तो रूल्स के साथ रहना होगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ देखकर जियांग स्माइल करती है। फिर दूसरी तरफ जियांग हू के साथ होती है। तभी हू कहती है कि अब काफी लेट हो चुका है, तुम्हें भी अब अपने रूम में चले जाना चाहिए और मैं भी अब फौरन यहाँ से निकलती हूँ। जब हू वहाँ से जाती है तो उसके सामने फू आता है और फू उसको मैंगो केक देता है और उसको कहता है कि मैंने सोचा कि मैं तुमसे अपोलोजाइज कर लेता हूँ। दूर से ये सब कुछ यान भी देख रहा था और जियांग भी यान को देख चुकी थी, तो वो बहुत खुश होकर फू से वो केक ले लेती है। ये सब कुछ देखकर यान को तो बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से निकल जाता है। तभी जियांग उसका वो केक वहीं पर गिरा देती है और उसको कहती है कि क्या मैं तुम्हें ये बात बताऊं कि मुझे मैंगो से एलर्जी है। तुम 4 साल मेरे साथ रिलेशन में रहे हो और क्या तुम्हें अभी तक ये बात ही पता नहीं चली है? वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये एलर्जी पहले नहीं थी, तुम्हें अभी हुई होगी, इस वजह से इस बात का मुझे नहीं पता था। जियांग कहती है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतने में वहाँ पर जाओ आ जाती है और जियांग गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। जाओ फू को बताती है कि आजकल वो तुम्हारे डैड के साथ बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व लग रही है, हो सकता है कि उनके दरमियान कोई रिलेशन हो। फू कहता है कि नहीं, डैड मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो फौरन वहाँ से भागता है। इधर जियांग यान के साथ बात कर रही होती है। यान उसको कहता है कि क्या हुआ, वो केक बहुत मजे का था क्या, और तुमने कितना हंस हंस के उससे वो केक रिसीव किया है, कि क्या तुम्हें बहुत मजा आ रहा था? जियांग कहती है कि हाँ, वो केक बहुत ही ज्यादा मजे का था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा जालिस हो रहे हो, तुम्हें इतना जालिस नहीं होना चाहिए। फिर इतने में वहाँ पर फू आता है और जियांग फौरन वहाँ से भाग जाती है। वो कहता है कि डैड, कि क्या आपने यहाँ पर कहीं पे जियांग को देखा है? तो यान कहता है कि यहाँ होटल की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जो कि गायब हो जाएगी। तुम्हें इस हर चीज को छोड़कर अपने काम पर फोकस करना चाहिए, हम यहाँ पर कंपनी के लिए आए हुए हैं। तो वो फिर डैड को ओके करके वहाँ से निकल जाता है। और इधर जब जियांग रूम में वापस आती है तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसको लगता है कि ओवर ईटिंग की वजह से ये सब कुछ हो गया है। फिर उसके बाद यान उसके पास आता है और वो उसको कहता है कि तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है।
फिर उसके बाद वो फौरन से उसको बेड पर बिठाता है और डॉक्टर को कॉल कर देता है। डॉक्टर फिर उसके बाद उसका चेकअप करते हैं और वो यान को बताते हैं कि इनको सी फूड पॉइजनिंग हो गई है और आप कोशिश कीजिएगा कि इनका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें। फिर उसके बाद यान सारी रात जियांग का ख्याल रखता है। सुबह जियांग जब उठती है तो वो काफी बेटर फील कर रही थी। फिर उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं, इतने में हु भी वहाँ पर आ जाती है और वो जियांग को बताती है कि मुझे तो कल रात पॉइजनिंग हो गई थी और मैं बहुत मुश्किल से वो रात सरवाइव की है। जियांग कहती है कि मेरे साथ भी सेम टू सेम ऐसा ही हुआ था। फिर इतने में वहाँ पर यान आता है और वो कहता है कि अब तुम आगे हु के साथ चली जाना, मुझे कंपनी में कुछ काम है तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। फिर उसके बाद हु और जियांग बहुत सारी बातें करती हैं और इतने में जियांग के पास कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि जो बिजनेस वो लोग स्टार्ट करने वाले थे उसके अंदर एक इन्वेस्टर ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया है और अगर ऐसा हुआ तो वो लोग कभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर वो फौरन वहाँ से भागती है और इधर असिस्टेंट भी ये बात यान को बता देता है कि जियांग को कोई सी प्रॉब्लम हो गई है। तो यान कहता है कि ठीक है, मैं उससे मिलने के लिए चला जाऊंगा। दूसरी तरफ जियांग शन से मिलने के लिए जाती है जो कि उसका कॉलेज क्लासमेट था। देन वो दोनों कार में बैठते हैं तो शन कहता है कि मैंने अब तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ नहीं देखा, क्या तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया? अगर ऐसा हो गया तो मेरे पास एक चांस है, इसका मतलब है। जियांग कहती है कि ऐसी कोई बात भी नहीं है। शैन कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी हो, तुम कॉलेज में तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं थी और तुम्हें पता है कि हर कोई तुम्हें कॉलेज में बहुत ही मिस करता है। ये सुनकर जियांग स्माइल करती है। फिर उसके बाद वो दोनों एक जगह पर आते हैं और जियांग शैन को कहती है कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है कल हम लोग दोबारा मिलेंगे। फिर उसके बाद वो अंदर चली जाती है और तभी शैन देखता है कि जियांग अपना मोबाइल वहीं पर ही छोड़कर चली गई है। तो वो फौरन से उसका मोबाइल उसको वापस करने के लिए भागता है। उधर जैसे ही लिफ्ट बंद होने लगती है तो यान उस लिफ्ट को खोल के अंदर आ जाता है और फिर वो जियांग को अपने क्लोज कर लेता है। देन जब लिफ्ट दोबारा से ओपन होती है और वो दोनों बाहर निकलते हैं तो सामने ही शैन खड़ा होता है। शैन जियांग को उसका मोबाइल वापस करता है तो फिर यान कहता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। शैन कहता है कि हाँ, ये मेरी ओल्ड क्लासमेट थी और ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी। फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और वो अपने दिल में कहता है कि लगता है कि इन दोनों का कोई अफेयर चल रहा होगा। और इधर यान कहता है कि लगता है कि वो तुम्हारा दोस्त था। जियांग कहती है कि हाँ, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। तो यान कहता है कि ठीक है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद वो जियांग को उठाकर वहाँ से ले जाता है और दूसरी तरफ जियान और यान एक साथ होते हैं। तभी जियांग के पास सू की कॉल आती है और सू उसको कहती है कि हमने एक न्यू पार्टनर ढूंढ लिया है और लेकिन उसके साथ हम लोगों को सारी रात मीटिंग करनी पड़ेगी, क्या तुम उसके लिए रेडी हो ना? तो जियांग कहती है कि हाँ ठीक है, मैं रेडी हूँ उसके लिए। फिर उसके बाद वो यान को बताती है कि मुझे ओवर टाइम आज काम करना पड़ेगा और मेरे पास तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो यान उसको कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें 3 दिन का ऑफ देता हूँ, 3 दिन तुम अपने काम पर फोकस करो और उसके बाद तुम मेरी कंपनी आ जाना। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद जब जियांग वहाँ से जा रही होती है तो फूस के सामने आ जाता है और वो कहता है कि तुम इतने दिन कहाँ पर थी और तुम किसके साथ थी, क्या तुम मुझे बता सकती हो? जियांग कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताना चाहती। फिर वो उसको थप्पड़ मारती है और कहती है दोबारा कभी भी मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। देन जब वो वहाँ से जाती है तो फू कहता है कि अब मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें खो दिया है और अब तुम कभी भी दोबारा मेरे पास नहीं आ सकोगी। और फिर दूसरी तरफ फू बहुत ही ज्यादा ड्रंक होता है तो जाओ उसके पास जाती है, लेकिन फू को लगता है कि उसके पास जियांग आई है तो वो उससे कहता है कि तुम आइंदा मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना जियांग, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया है। ये सुनकर जाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो फिर जियांग को कहती है कि तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब तुम देखो मैं तुम्हारे कैरियर को किस तरह से रियून करती हूँ। फिर उसके बाद वो यू से मिलने के लिए जाती है और वो यू को सब कुछ बता देती है। यू को भी जियांग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और हम देखते हैं कि दूर से ये सब कुछ मेड भी सुन रही थी। इधर यू कहती है कि ठीक है, हम लोगों को कुछ ना कुछ प्लान करना ही पड़ेगा ताकि हम लोग इस जियांग को अपने रास्ते से हटा सकें। और मेड फौरन से जियांग के पास मैसेज कर देती है। उधर जियांग वो सारी रिकॉर्डिंग सुन लेती है जो कि मेड ने उसको सेंड की थी। उसके बाद वो कहती है कि अब मुझे इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा, ये सब कुछ अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। फिर दूसरी तरफ जियांग अपना काम कर रही होती है तभी उसके पास यान की कॉल आती है और वो उसको बाहर बुला रहा था। जब जियांग बाहर जाती है तो यान उसको कहता है कि तुम 3 मिनट में नीचे आ जाना, मैंने तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो जियांग भागते हुए नीचे आती है। यान उसको अपना कोट देता है और तभी वहाँ पर जियांग एक बॉक्स देखती है तो वो कहती है कि इसके अंदर क्या है। तो यान कहता है कि ये तो तुम खुद खोल के देख लो और जब वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर एक पेन होता है। ये देखकर वो बहुत ही हैरान होती है। तभी यान कहता है कि जो कंपनी तुम बनाने वाली हो मैं चाहती हूँ कि उसके पहले कॉन्ट्रैक्ट का साइन तुम इसी से करो। ये देखकर जियांग स्माइल करती है, फिर वो यान को थैंक्स करती है और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ जियांग और हु एक जगह पर आए हुए थे। वहाँ पर आज एक आर्ट एग्जीबिशन होने वाला था और वहाँ के सारे इंतजामात आज जियांग और हु देख रहे थे।
तभी जियांग एक आदमी को देखती है और वो उसको बहुत ही मिस्टीरियस लगता है, तो वो गार्ड से कहती है और वो उस आदमी को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरा आदमी आता है जिसके हाथ में वो एक एसिड देखती है। वो उसको धक्का देती है और एसिड वहीं पर ही गिर जाता है और थोड़ा सा एसिड जियांग के ऊपर भी गिरता है। इतने में वहाँ पर यान भी आ जाता है और वो ये सब कुछ देख चुका था। फिर उसके बाद वो गार्ड से कहता है कि इस आदमी को बहुत बुरी सजा देना, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई जियान को इस तरह से हर्ट करे। और फिर उसके बाद वो जियान को ऑइंटमेंट लगाकर दे रहा होता है। फिर जियान कहती है कि सिर्फ इतने छोटे से हादसे के लिए तुम आज का आर्ट एग्जीबिशन मत खत्म करो, ये टाइम तुम्हारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यान कहता है कि तुम सब कुछ छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुमने उस आदमी को धक्का क्यों दिया था। तुम जानती हो कि उसके पास तेजाब था और वो तुम्हारे लिए कितना डेंजरस हो सकता था। जियान कहती थी मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी वो सब कुछ मेरे लिए बहुत जरूरी था, नहीं तो इस तरह हमारी पेंटिंग्स खराब हो जाती। यान कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन लाइफ होती है। देन फिर उसके बाद वो यान को यही बात समझाता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम दोबारा अपनी लाइफ को कभी भी इतने रिस्क में नहीं डालोगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक पेंटिंग थी, अगर खराब हो जाती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन तुम्हारी लाइफ इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जियांग एम्बुलेंस में जाकर बैठती है। देन वो कहती है कि मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ यान जाएगा और कोई भी नहीं। तो फू वहीं पर ही रुक जाता है और उनके वहाँ से जाने के बाद फू कहता है कि डैड यान के साथ आजकल इतने ज्यादा क्यों घूम रहे हैं। फू कहती है कि तुम फिक्र मत करो, वो बॉस हैं और वो अपनी हर एम्प्लॉय के लिए इतने ही ज्यादा सेंसिटिव हैं, और तुम तो वैसे भी उस लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड हो ना, इसलिए तुम्हें उसकी इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। फिर उधर जियांग डॉक्टर के पास होती है और अपना चेकअप करवा रही थी, और इधर यान असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। असिस्टेंट बताता है कि मैंने उस आदमी को बहुत ही बुरी सजा दी है और वो आदमी वहाँ पर कुछ बड़ा करने के लिए आया था, लेकिन जियांग ने उसको वो काम करने नहीं दिया। यान कहता है कि ठीक है, उस आदमी को बहुत ही बुरी सजा देना। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसको टुकड़ों में काट दो और उसको किसी दरिया में बहा दो। ये कह के वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद वो जियांग के पास जाता है और उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। जियांग कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा बहुत सारा काम है, तुम्हें अब कंपनी जाना चाहिए ताकि तुम अपने काम को देख सको। फिर यान कहता है कि तुम्हारे से ज्यादा काम मेरे लिए और कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और फिर वो उसको घर छोड़ने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ जियांग फिर एक इवेंट पर जाती है जहाँ पर सारी जियांग फैमिली आई हुई थी। तभी जाओ कहती है कि जियांग तुम तो बहुत फेमस हो चुकी हो। इतने में वहाँ पर यू भी आ जाती है और वो कहती है कि नहीं नहीं, इसको ऐसी कोई बात मत करो, इसके पास तो इतना एक्सपीरियंस है भी नहीं, है तो किसी और की वजह से हुआ है। इतने में वहाँ पर सू भी आ जाती है और वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम लोगों को तो इस चीज का भी एक्सपीरियंस नहीं है। ये सुनकर जाओ और यू को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर उसके बाद वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और एग्जीबिशन स्टार्ट हो जाता है। सब लोग वहाँ पर रखी हुई हर चीज की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। तभी यू और जाओ कहती है कि ये सारी चीजें तो देखने से ही फेक लगती हैं, तो कोई इनके ऊपर पैसे क्यों लगाना चाहेगा। तभी वहाँ पर शन आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे आइटम्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। फिर उसके बाद सब लोग उन चीजों को खरीदने लग जाते हैं। ये देखकर जियांग और सू बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन ये सब कुछ यू और जाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यू जाओ को कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, यहाँ पर तो हर कोई सिर्फ और सिर्फ जियांग को ही सपोर्ट किए जा रहा है। तभी डैड कहते हैं कि हमें इसको अपनी फैमिली से बाहर नहीं निकालना चाहिए था, इसकी वजह से आज हमारा कितना ज्यादा फायदा होता। फिर उसके बाद जाओ कहती है मुझे लगता है जियांग तुमने और भी बहुत कुछ डिजाइन किया होगा, तो जाओ इन सब लोगों को वही चीजें दिखा दो। जियांग जब उन सब लोगों को वहाँ से ले जाती है तो जाओ फिर यू को कहती है कि तुमने जो बंदे हायर किए थे क्या वो रिलायबल तो है ना, क्या हम उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। यू कहती है हाँ तुम फिक्र मत करो, वो काम बहुत ही अच्छा करते होते हैं, और अब मैं देखना चाहती हूँ कि जियांग का कैरियर किस तरीके से रियून होता है। और फिर उसके बाद वहाँ पर जियांग का मास्टरपीस लाया जाता है। जाओ और यू को लग रहा था कि वो मास्टरपीस जल चुका होगा, लेकिन तभी जब उसके ऊपर से कपड़ा हटाया जाता है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। ये देखकर वो दोनों बहुत ही हैरान होती हैं। तभी जियांग कहती है कि क्या हुआ, तुम लोग क्यों इतने परेशान हो गए हो, क्या तुम लोग ये सोच रहे हो कि इस पेंटिंग को कुछ भी क्यों नहीं हुआ, और क्या तुम्हारे बंदे तुम लोगों के साथ झूठ बोल कर गए हैं। मैं जानती हूँ कि तुम हमारी पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। तभी यू कहती है कि हम लोग को यहाँ से निकलना होगा। फिर जब वो दोनों वहाँ से जाने लगती हैं तो असिस्टेंट कहता है कि आपको यहाँ पर यान ने बुलाया था और आप लोग इससे बात किए और इससे मिले बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर उन्हीं आदमियों को लाकर डाला जाता है जो कि वहाँ पर यू के कहने पर आए थे। तभी यू डैड को कहती है कि डैड मैंने ये सब कुछ नहीं किया, ये सब कुछ मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। और डैड फिर यान को समझाने लग जाते हैं कि मेरी बेटियां बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं और वो ये सारे काम कभी भी नहीं कर सकती। तभी यान कहता है कि मैं ये सब कुछ ऐसे ही नहीं बोल रहा, मेरे पास एविडेंस भी हैं। फिर डैड को सारे एविडेंसेस दिखाए जाते हैं। तभी जाओ कहती है कि डैड आप मिसअंडरस्टैंडिंग मत करें, आपको पता है कि ये सब कुछ करने के लिए मुझे यू ने बोला था, इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया है, वरना मैं ऐसा कुछ भी ना करती। यू कहती है कि क्या अब तुम सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था।
तुम ही सारे प्लान की मास्टरमाइंड थी और तुमने मुझे कहा था कि मैं ये सब कुछ करूं। जाओ कहती है कि मैंने तुमसे कब कहा था ये सब कुछ करने के लिए? तुम अब सारा इल्जाम मुझे क्यों दे रही हो? तभी यू कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम असल में क्या क्या कुछ कर चुकी हो। जियांग को पहले रात ड्रग्स तुमने दिए थे ताकि वो यान के पास जाए। फिर उसके बाद मिस्टर यान के पास भी जियांग को भेजने का आइडिया तुम्हारा था। यहाँ तक कि मिस्टर यान के साथ भी तुमने ही कॉन्ट्रैक्ट किया था इस सब के लिए। और जितनी दफा भी जियांग को कोई नुकसान पहुंचा है उसके पीछे मास्टरमाइंड सिर्फ तुम थी और तुम अब इल्जाम मेरे ऊपर दे रही हो। इतने में वहाँ पर फू भी आ जाता है और वो कहता है कि जाओ क्या वो सब कुछ सच बोल रही है? जाओ कहती है देखो मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ, लेकिन यू कहती है कि मैं आज तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ फू, ताकि तुम इस लड़की पर बिलीव कभी भी ना करो दोबारा। तुम जानते हो कि ये तुम्हारे पास सिर्फ क्यों आई थी? इसीलिए ताकि ये तुम्हें और उसको दूर कर सके। जियांग का इस सब में कोई भी कसूर नहीं था। जाओ ने ही तुम दोनों को दूर किया है। इसने तुम्हें हासिल करने के लिए इस तरह के प्लान्स बनाए हैं कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। और अभी भी यही इनोसेंट बन रही है कि इसने कुछ भी नहीं किया। तभी डैड कहते हैं कि यान प्लीज तुम मेरी बेटी को माफ कर दो, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। यान कहता है कि नहीं, इसने रूल्स को तोड़ा है और अब जो कुछ भी होगा वो कोर्ट में होगा। आपने ऐसी बेटी को बड़ा किया है, आपको इस बात पर शर्म आनी चाहिए। तभी डैड को फिर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जाओ को कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम लोग आज बर्बाद हो चुके हैं, तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली की रेपुटेशन डाउन हो चुकी है। और आज से मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम मेरी बेटी नहीं रही हो। तुम्हें जहाँ भी जाना है तुम जाओ और जो कुछ करना है तुम वो करो, लेकिन दोबारा घर वापस मत आना। ये सुनकर जाओ शॉक्ड हो जाती है और डैड भी अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। वो यान को कहते हैं कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज तुम मेरे साथ इस तरह कुछ मत करो। यान कहता है कि मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। आप लोगों ने जियांग के साथ जो कुछ बुरा किया है और जो कुछ आप लोगों ने मेरे साथ किया है उस हर चीज का बदला अब आपसे कोर्ट लेगा। फिर उसके बाद वो जियांग को वहाँ से ले जाता है और दूसरी तरफ जियांग यान को कहती है कि देखो आज तो इतने बड़े मसले हमारे हल हो चुके हैं, तो हमें इस ट्रिप को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो यान कहता है कि ठीक है, तुम जाओ जाकर तैयार हो जाओ, फिर उसके बाद हम लोग इस सेलिब्रेट करने के लिए जाएंगे। दूसरी तरफ जियांग उस सेलिब्रेशन की तैयारी करी होती है तो सू कहती है कि क्या हो गया है, तुम इतनी ज्यादा तैयार क्यों हुए जा रही हो? जियांग कहती है कि आज मैंने विक्ट्री सेलिब्रेशन पर जाना है और हो सकता है कि आज ही यान मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे। ये सुनकर सू बहुत ही हैरान होती है और कहती है कि क्या इसका मतलब है कि फाइनली वो दिन आ ही चुका है? मैं आज तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और दूसरी तरफ यान भी स्माइल कर रहा होता है। इतने में वहाँ पर उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं और ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम जियांग से दूर रहो। यान कहता है कि ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। उधर जियांग फिर एक आदमी से टकरा जाती है और उसका सामान नीचे गिर जाता है। वो अपना सामान उठा रही होती है तो वहाँ से बहुत तेज से एक कार आ रही थी। इससे पहले कि वो कार उसको हिट करती, यान उसको बचा लेता है। तभी ग्रैंडपा दोबारा से यान के पास कॉल करके उसको कहते हैं कि ये सब कुछ तो अभी शुरुआत है और ये तो अभी ट्रेलर देखा है तुमने। अगर तुम इस लड़की से दूर ना हुए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं ये सब कुछ ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं करके दिखाऊंगा। फिर यान कुछ सोचने लगता है कि जब वो छोटा था तो तब उसने सुना था कि उसके ग्रैंड डैड ने उसके मॉम को बहुत ही मजबूर किया था। उसके ग्रैंड डैड ने उसकी मॉम का कैरियर भी बर्बाद कर दिया था। उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा परेशान थी और उसके बाद उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली थी। यह सब कुछ जियांग के लिए बहुत ही मुश्किल था। देन प्रेजेंट सीन में वो जियांग को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगा। और फिर दूसरी तरफ यान जियांग के सामने एक फाइल रखता है जो कि रेजिग्नेशन फाइल होती है और वो उससे कहता है कि इस पर साइन करो और यहाँ से निकल जाओ, कहीं बहुत दूर चली जाओ जहाँ पर तुम मुझे ढूंढ भी ना पाओ। ये सब कुछ सुनकर जियांग बहुत ही हैरान होती है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर क्यों रहे हो? यान कहता है कि मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो सिर्फ। तो फिर जियांग फौरन से उस पेपर पर साइन कर देती है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो कंपनी से सारा अपना सामान उठा रही थी तो वो उसको कहती है कि तुम ये सब कुछ छोड़कर क्यों जा रही हो? जियांग कहती है कि मैं बिल्कुल भी ना जाती, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे फायर कर दिया है। और उधर दूर से ये सब कुछ यान भी देख रहा था। वो असिस्टेंट को कहता है कि जब यांग वहाँ से चली जाए तो तब तुम उसके ऊपर नजर रखना, उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, अब उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और अब मैं अपने ग्रैंडपा को मजा चखाना चाहता हूँ, वो हर किसी के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं और अब मुझे लगता है कि उनका टाइम आ चुका है। और कुछ देर बाद जब जियांग वहाँ से निकलने लगती है तो हु उसको मैसेज करके बता देती है कि तुमने किस घर में रहना है। और रात को फिर जियांग उसी एड्रेस पर पहुँच जाती है जहाँ पर यान सफाई कर रहा था। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ का एड्रेस जरूर हु ने दिया होगा, वो लड़की कभी भी बाज नहीं आएगी अपनी हरकतों से। तभी जियांग कहती है कि मैं यहाँ पर प्रे करने के लिए आई हूँ और तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी। फिर उसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं
और फिर जब यान सुबह उठता है तो वो देखता है कि वहाँ पर जियांग होती ही नहीं है। इतने में एक आदमी वहाँ पर भागते हुए आता है और कहता है कि जंगल में मुझे लगता है कि किसी का एक्सीडेंट हो चुका है और वो बहुत ही बुरा एक्सीडेंट था। यान भी गायब होती है तो फिर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो उस आदमी के साथ फौरन से उस जगह पर जाता है। फिर वो अकेले ही हर जगह पर जियांग को ढूंढ रहा था। इतने में एक जगह पर उसको जियांग मिल जाती है तो वो उससे कहता है कि दोबारा इस तरह मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना, मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। फिर वो उसको हग कर लेता है। ये सब कुछ देखकर जियांग भी बहुत हैरान होती है। फिर जियांग उससे कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे कंपनी से क्यों रिजाइन करवाया है, इस सब के पीछे तुम्हारा क्या रीजन था। तो यान उसको बताता है कि तुम्हें याद है लास्ट टाइम जब तुम्हारा कार एक्सीडेंट होते होते बचा है तो वो किसी और ने नहीं बल्कि मेरे ग्रैंडपा ने करवाया था। वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, इसी वजह से मैं तुम्हें इतना दूर लेकर आया हूँ। तो जियांग कहती है कि अगर तुम ये सारी बातें मुझे पहले बता देते तो ये सब कुछ फिर होता ही नहीं। तभी यान उसके सामने नील डाउन करके उसे सॉरी करता है तो जियांग उसको माफ कर देती है और फिर उसको हग कर लेती है। और दूसरी तरफ वो अपने दोस्तों के साथ होता है। तभी उसका एक फ्रेंड कहता है कि मैंने सुना है कि जियांग को तुम्हारे डैड ने कंपनी से फायर कर दिया है। ये सुनकर तो फू बहुत ही हैरान होता है और वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, अब जियांग को मैं अप्रोच कर सकता हूँ। फिर वो फौरन अपने फ्रेंड से कहता है कि मुझे बताओ कि वो किस घर में रह रही है और मुझे उसका एड्रेस सेंड कर दो। देन दूसरी तरफ जियांग और यान एक साथ होते हैं। फिर इतने में वहाँ पर फू पहुँच जाता है। वो डोर नॉक करके कहता है कि जियांग मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर हो, अगर तुम मुझसे अभी नहीं मिलना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा वेट करता रहूंगा, तुम्हें मुझसे मिलना ही पड़ेगा। फिर ये कह के वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। और सुबह को जब जियांग सोकर उठती है तो वो बाहर आकर देखती है कि फू वहीं पर ही बैठा हुआ था। वो कहती है कि क्या तुम सारी रात यहीं पर ही बैठे रहे हो। तो फू कहता है कि हाँ, और अब तुम मेरे साथ चलो। तभी इतने में वहाँ पर यान आ जाता है और वो फू को कहता है कि अब से ये तुम्हारी स्टेप मदर बनने वाली है तो इसलिए अब तुम इससे दूर रहोगे। फिर उसके बाद वो जियांग को वहाँ से ले जाता है। देन वो दोनों ग्रैंडपा के पास आते हैं और ग्रैंडपा कहते हैं कि इसका ये मतलब हुआ कि तुम भी अपनी मॉम वाली गलती दोहराने के लिए तैयार हो। यान कहता है कि जी, और आपने जिसको कॉल करनी है आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि अब मैं ये सब कुछ अपोज करके ही रहूंगा। तभी ग्रैंडपा किसी को कॉल करने लगते हैं लेकिन कोई भी उनकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। तो ग्रैंडपा को ये सब कुछ देखकर यान पे बहुत ही गुस्सा आता है और तभी वहाँ पर ग्रैंडपा अपने गार्ड्स को बुला लेते हैं। तो यान कहता है कि ये आपके किसी भी काम के नहीं है क्योंकि अब से ये सारी यान फैमिली सिर्फ मेरी है। और तभी गार्ड्स ग्रैंडपा को पकड़ लेते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे पता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हो रहा है। ए लड़की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी यान कहता है कि ग्रैंडपा बस बहुत हो गया, अब दोबारा मैं आपके मुंह से इस तरह की कोई बात ना सुनूं। फिर उसके बाद ग्रैंडपा को वहाँ से ले जाया जाता है और फिर दूसरी तरफ हम लोगों को वेडिंग का सीन दिखाया जाता है। जियांग स्टेज पर आती है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को रिंग्स बनाते हैं। वहाँ पर आज सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।